अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म की सदारत में हुआ और ये इजलास कोई 4 घंटे जारी रहा और लगता ये है कि इस इजलास का एक ही नुकाती एजेंडा था गोया कि 9 मई को जो मुल्क के अंदर फसादात हुए, तोड़ फोड़ हुई, निजी और सरकारी अमलाक और मिलिट्री तनसीबात को जलाया गया, तोड़ा गया और फैसला ये हुआ कि इन वाक़यात में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कुछ इसी तरह का फैसला कल कोर कमांडर्स की जो खुसूसी कल कॉन्फ्रेंस हुई है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में, और वहाँ से जो कल एक हुक्मनामा या प्रेस रिलीज जारी उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इन वाक़यात में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात बनेंगे। साथ में ISPR के दामे में ये भी कहा गया कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था और इसके मनसूबा साज, सहूलतकार और इससे जो गैर मुल्की इन लोगों को जो मदद हासिल थी हर हवाले से ठोस शवायद मौजूद हैं। और साथ में मुल्क के अंदर जो सियासी इंतशार चल रहा है उसको लेके भी एक शायद हम कहें कि भाई एडवाइस कहें या एक तजवीज़ कहें, कहा गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें, इत्तफाक राय पैदा करें और मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाया जाए। नाज़रीन, ISPR की कल की जो स्टेटमेंट थी उसके रद्द-ए-अमल में इमरान खान साहब ने भी आज एक बयान दिया है और उन्होंने भी इस बात को कन्फर्म किया है कि यकीनन ये जो सब कुछ हुआ 9 मई को एक साजिश के तहत हुआ। बिल्कुल इससे इत्तफाक करते हैं, लेकिन उनका ख्याल ये है कि इन मुजाहिरीन के दरमियान शर पसंदों को असला देकर भेजा गया और जानबूझ के सरकारी या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया। उनका ख्याल ये है कि इस सारे अमल के अंदर मुल्क की खुफिया एजेंसियाँ शरीक हैं और उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर कोई इंडिपेंडेंट कमीशन बनता है तो तहरीक इंसाफ के पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं जो उस कमीशन के सामने पेश किए जाएंगे और अपने दावे को दुरुस्त साबित करेंगे। इस दौरान हमने नाज़रीन ये भी देखा कि मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत की गिरफ्तारियाँ सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर मुमलिकत शहरजाद अफरीदी साहब को आज इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको अदालत से रिलीफ ज़रूर मिला, जिसमें डॉक्टर शीरी मजारी साहबा हैं, सेनेटर फलक नाज साहबा हैं और फवाद चौधरी साहब, जिनको अगरचे जमानतें मिली लेकिन इनके बाद इन दोनों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। और फवाद चौधरी साहब के जो अब तक भी अदालत के अहाते में मौजूद हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त भी इस्लामाबाद का जो एंटी टेरर स्क्वाड है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नई रिवायत, एक नई शुरुआत पाकिस्तान में हो जा रही है। वो ये कि एक सियासी जमात जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उनके कारकुन बाहर निकले, मुल्क के अंदर कुछ जो फौजी तनसीबात उनको निशाना बनाया और अब उनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा चलेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? और साथ में जो कल इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नफाज की खिलाफ वर्जी करते हुए PDM की 13 जमातें सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हुई और वहाँ पर जो गुफ्तगू की गई, जो तकारीर की गई, वो किसी सूरत भी हम कह सकते हैं कि शाइस्ता नहीं थी, बल्कि सरीहन तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है, जिनके आपने साउंड बाइट सुने भी थी। तो क्या इमरान खान साहब के जो ज़ेबा चौधरी साहबा जो एक एडिशनल सेशन जज थी, उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उनकी तौहीन का, आज हम कह सकते हैं कि मरियम नवाज साहबा हों फिर मौलाना फजल रहमान साहब के जो PDM के सरबराह हैं, जो गुफ्तगू उन्होंने कल की है, क्या वो भी उसी ज़ुमरे में आती है और क्या इनके खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? मेरे साथ शरीक गुफ्तगू स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर हिमाया मोहम्मद साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप सेक्रेटरी दिफा साबिक। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने के लिए। हिमाया साहब, सर सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। खान साहब ने आज बहुत बड़ा क्लेम किया, इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि उनके पास बड़े नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। तो लगता तो नहीं है कि हुकूमत वक्त कोई कमीशन बनाने जा रही है, इस मामले को किसी और फोरम पे जाके देखेगी, तस्दीक करेगी, उसके बाद लगता है कि फैसले हो चुके हैं, गोया कि फौजी अदालतें बनेंगी और आपकी क़यादत कारकुनों के खिलाफ मुकदमात वहाँ पे चलेंगे। तो बेहतर ना होगा कि अगर ये सबूत आपके पास हैं तो वो अदालतें आपको इंसाफ मिल भी रहा है और जिन पर आप यकीन भी रखते हैं वो उनके सामने रख दें, ताकि कौम को और उन इदारों को भी मालूम हो सके कि जो सबूत खान साहब के पास हैं वो तो कहानी कुछ और बयान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब,
शुक्रिया। देखिए, डिपेंड करता है कि आपका दिमाग प्री डिटर्मिन्ड है या आपका दिमाग एक ओपन दिमाग है जो कि अच्छाई और बुराई के दरमियान में तफरीक करके अच्छाई को उसका अजर और बुराई को उसकी सजा देगा। अगर तो आप प्री डिटर्मिन्ड हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको लग रहा है कि प्री डिटरमिन्ड स्टेट इस वक्त? मुझे लग रहा है, मुझे लग क्यों रहा है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि यास्मीन राशिद ने लोगों को वर्गलाया है। आपने भी वीडियो देखी, मैंने भी वीडियो देखी। यास्मीन राशिद साहिबा उस पे माइक पे कह रही है कि उस तरफ मत जाओ और जो अंदर शर पसंद लोग हैं उनको भी बाहर निकालो। सही सुना आपने? लेकिन सब लोगों ने सुना, बिल्कुल सही। अब अगर इसके बावजूद आप उसको कुछ कहते हैं, अच्छा अब देखिए बात यह है कि ये आपका स्टूडियो है, मैं नीचे आता हूं तो सबसे पहले आपने उस जगह पे वो पत्थर गेट लगाया तो मेरी गाड़ी नहीं आ सकती। फिर वहां पे 3-4 बंदे बैठे हुए हैं, मैं आऊं तो मुझसे पूछते आप कौन है, कहां जा रहे हैं, ऐसा ही है। फिर अंदर आऊंगा तो पता पूछेंगे 6 बंदे कहां आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि लिबर्टी चौक पे एक नारा उठता है कि चलते हैं कोर कमांडर के घर की तरफ, और ये 2.5 घंटे का सफर है और इस 2.5 घंटों में आपको एक पुलिस वाला उधर रोक नहीं सकता या रोकता नहीं है या नजर ही नहीं आता। उसके बाद जैसे एतजाज हसन ने कहा है कि जहां वो चौकी आती है कैंट की, जब स्टार्ट होता है वहां पे किसी ने कोई आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद जब आप उस घर के करीब पहुंचते हो तो उस घर में कोई वो नहीं है। फिर हमने बहुत कुछ वीडियो उस पर भी सुना हुआ है कि वो कहते हैं कि जो कोर कमांडर साहब थे उन्होंने लोगों को फोन किया, कोई आया नहीं या कुछ हुआ नहीं। कितना सच है कितना झूठा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं जो सामने है, ठीक है। अब इस पर तहकीकात, हमने जब जीएचक्यू की बात करते हैं तो जीएचक्यू की बात होती है। जीएचक्यू मतलब आप कभी सीएमएच गए हैं? देखिए मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, मुझे पता है कि आर्मी के इलाके में जाना कितना मुश्किल है, ठीक है। वहां पे आपके यहां पे बच्चे बाहर नहीं घूम फिर सकते। आप कभी आर्मी के कंपाउंड में जाएं, सही, लेकिन स्ट्रेंजर तो आपको फौरन चेक किया जाएगा कि आप नहीं स्ट्रेंजर नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते, जा भी नहीं सकते, बिल्कुल ठीक है। आप उनके गेट के करीब नहीं जा सकते। अब अगर इन सब चीजों को मैं देखूं और फिर मैं बाज वीडियोस देखता हूं जिसमें मुझे ऐसे नजर आता है कि जो लोग वर्गला रहे हैं वो पीटीआई वाले उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उनको छोड़ दें। आपके सहाफी, मैं नाम ले लेता हूं, पीएमएम न्यूज के सहाफी है, उनका नाम हमजा है शायद, वो क्या कह सकते हैं, ये कैमरामैन और रिपोर्टर हैं और वो पीटीआई की बीट लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हम वहां पे थे, हमने इन लोगों को कभी नहीं देखा पीटीआई में, तो नए लोग को नए चेहरे थे, तो नए चेहरे थे। तो देखिए बात यह है कि सस्पिशियस है। अब अगर आपने इसके ऊपर लोगों को डराना है, करना है, तो फिर मैं सोचने में मजबूर हो जाऊंगा कि 1979 के बाद जब ज़ियाउल हक आए थे और जैसे उन्होंने अल जुल्फिकार का मोहर लगा के ये मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो और उसके साथ कितने स्टूडेंट्स थे जिनके ऊपर अल जुल्फिकार की मोहर लगा ली थी और उनके साथ जो हशर किया था, क्या ये सब लोग वो कर रहे हैं? तो अगर ये सब कुछ वो कर रहे हैं तो फिर आज में और मार्शल लॉ में, ज़ियाउल हक के जमाने के मार्शल लॉ में क्या फर्क है? सर कुछ समझना चाह रहे हैं हम, क्योंकि बार बार अब जो तहरीक इंसाफ की जानिब से सवाल उठ रहा है, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी, वो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी वहां पे इन प्लेस क्यों नहीं थी। अब आप क्योंकि जाहिर सी बात है फौज में रहे भी हैं और बड़े जिम्मेदार उहदों पर रहे हैं, सर कुछ बताइएगा बिलखसूस जो कोर कमांडर हाउस की क्या सिक्योरिटी के लिए कितनी कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं, कैसे चीजों को वहां पे देखा जाता है, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन है। लगता है कि लोगों को फ्री वॉक थी, गए को रोकने वाले नहीं था वहां पे। जी बहुत शुक्रिया। पहले मैं एक दो
दूसरी बातें कर लूं, मैं इस पर भी आता हूं। देखें, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, मेरा ख्याल सभी इस बात पर रजामंद है कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनको करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत घिनौने जुराइम में ये शामिल होता है। और आज तक जो कभी नहीं हुआ कि ऐसी जगहों पर गए जो मतलब सिंबल है फौज के और शोहदा की तस्वीरें और सब कुछ उनको पामाल किया गया। तो ये तो पहली बात, तो मेरे ख्याल इस पर सब रजामंद है। दूसरी बात ये, क्योंकि दोनों पार्टी मैं कहूंगा एक लिहाज से कि दोनों साइडें जब ये कह रही हैं कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है, तो ये खुशाइन बात है कि दोनों इस बात पर मुत्तफिक है कि ये जिसने मंसूबा बंदी की है उसको आश्कार किया जाए, उसको सामने लाया जाए। लेकिन तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जब बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के और थॉरो इन्वेस्टिगेशन के, और ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो वन साइडेड ना हो, जिसपे दोनों फरीक रजामंद हो, ये मामला आगे नहीं चल सकता। मेरा अपना ये ख्याल ये है कि लिहाजा अगर कोई ये कि जी हमारे पास सबूत है, पीटीआई के जी हमारे पास सबूत है, तो वो सबूत फिर किसी तीसरे फरीक के सामने रखने होंगे जो कि न्यूट्रल हो इस लिहाज से। आपके ख्याल में टू अर्ली टू ड्रॉ द कंक्लूजन, दोनों तरफ से ये थोड़ा सा जल्दी, मैं समझता हूँ जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और जल्दी की जाए, क्योंकि इसमें जितनी देर करेंगे वो प्रॉब्लम होगा और इसका पता लगाया जाए कि क्या। अब मैं आता हूँ तो अब मैं ये भी आपको बता दूं कि जो ISPR ने ये कहा है कि हम मिलिट्री एक्ट के तहत भी, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमे चला सकते हैं, तो इसमें हम सबको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोगों की कोताहियां भी अंदर हैं जो कि शायद आज यूनिफॉर्म में हैं या यूनिफॉर्म में उस दिन थे। तो जब वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के इतलात की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद वो उनकी तरफ उनका है, तो वो सब मुकदमा चलेंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब तक स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स एस्टैब्लिश न की जाए, जो कि आपको उसमें अमेंडमेंट चाहिए कानून में या इनमें, मुझे नहीं पता, उसके बगैर आप पाकिस्तान आर्मी एक्ट सिविलियंस पे लागू नहीं कर सकते। लेकिन आप ये जनरल साहब बड़ा अहम नुकता उठाया, मैं कुछ थोड़ा सा इसको और जानना चाहूंगा कि जो उस तरफ का आपने इशारा किया कि कुछ यूनिफॉर्म लोग भी हैं, तो क्या वो एक तरह से कोई लैक ऑफ ड्यूटी के मद में उनको किया जाएगा या आपके ख्याल में कि सहूलतकार भी थे वो? मैं यही इसी बात पर आ रहा हूँ, क्योंकि आपने पूछा ना, मैं खुद कोर कमांडर रहा हूँ और जो लोग भी ऐसे उहदों पर हैं अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, कोर कमांडर के पास बहुत पावर्स होती हैं, उसके पास इंटेलिजेंस होती है, उसके पास पहले से रिपोर्ट होती हैं कि क्या होने वाला है। वो ये तो नहीं हो सकता कि उनको पता ही ना हो कि आज क्या सिचुएशन है, इमरान खान को पकड़ा है तो उस पर क्या रिएक्शन होगा और लोगों का क्या रवैया हो सकता है। और बड़े तरीके से रोका जा सकता था कई किलोमीटर पहले, मतलब लाहौर में गिरजा चौक है, वहां पर एक जगह है, उधर रोक लेते हैं या ये पुल बंद कर देते हैं, दोनों जो है माल रोड वाला और जेल रोड वाला, तो कोई इतना रश आ ही नहीं सकता था, इतने लोग पहुंच ही नहीं सकते थे। और उसके अलावा जब हमने जो वीडियो देखी है, बड़ी हैरत हुई है कि कोर कमांडर को खुद बात करनी पड़ रही है और वो किधर गए लोग जो सारे, तो ये सारी चीजें फिर जनरल साहब, फिर हमें थोड़ा सा कंक्लूसिव भी बताना कि फिर हुआ क्या, ये कहाँ? मैं वो कंक्लूसिव ही बताने लगा हूँ। मैं ये कहने लगा हूँ कि जितनी बातें हो रही हैं, क्योंकि आजकल जो जमाना है हाईटेक का और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसमें चीजें बनाई जा सकती हैं, आवाजें बनाई जा सकती हैं। आप ये जो आजकल टेलीफोन टेप हो रहे हैं, इनकी भी तौकीद खत्म हो गई, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कौन किससे बात कर रहा है, किसका नाम लगाया जा रहा है। तो इसके लिए भी इंक्वायरी की जरूरत है। मैं स्ट्रेट अवे ये नहीं कह सकता कि ये जैसे इमरान खान साहब की ये मैं गलती समझता हूँ कि वो कह रहे हैं जी इसमें हमारे इदारे इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। भाई वो आप तो दुश्मनों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मतलब आर्मी इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है, आपको भी चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करें, पता लगाए कि कौन सा, बजाय इसके कि एक दूसरे का नाम लेना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल ये कि असल जीत जिसकी हो रही है वो हमारे दुश्मनों की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, और मेरा शक उनके ऊपर है कि जो दोनों शक कर रहे हैं दोनों गलत कर। इंटरेस्टिंग। कैसा शेख साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मामले खुसूसी प्राइम मिनिस्टर के और नून लीग से ताल्लुक है आपका। शेख साहब, इनफैक्ट आपने एक एक्स जनरल साहब को भी सुना है, और अगर वहां से ये बात की जा रही है कि इट्स टू अर्ली टू ड्रॉ द कंक्लूजन के ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, वो उधर से कहा जा रहा है कि शायद सियासी जमात ने ऐसा किया जिसका बुनियादी मकसद था कि फौज को अवाम के सामने खड़ा कर दिया जाए, या खान साहब ये फरमा रहे कि जो कुछ हुआ है वो एजेंसियों ने किया वहां पे। लेकिन इस बात पे बार वो कह रहे, नुक्ते पे जोर दे रहे हैं कि तहकीकात हो, उसके बाद आप डिसाइड करें, ये आप कंक्लूजन ड्रॉ करें कि हुआ क्या है। उससे पहले आप अगर फौजी अदालतों में चीजों को लेके जाना चाह रहे हैं या कुछ और करना चाह रहे हैं, इट्स टू अर्ली।
आपको लगता है इट मेक सेंस कि भी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, खान साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि तहकीकात करवा लें और जो कुछ होगा फिर भुगतेंगे सब लोग उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल लोधी साहब ने, क्योंकि खुद भी कोर कमांडर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़ी बैलेंस और बड़े तरीके से बात की है। देखिए जो कुछ हुआ है वो इतना नागुफ्ता बे है कि उस पे तो कोई क्या डिस्कस करे, लेकिन हम उसको उनको तो करार वाकई कोई भी शायद उस पर एतराज नहीं करेगा कि जिसने किया है तो जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि मैं समझता हूँ शायद डेमोक्रेटिक कंट्रीज की, मुझे तो नहीं याद कि अमेरिका में कहीं कभी हुआ हो या यूके में हुआ हो या इंडिया में हुआ, बहुत कुछ हो गया है। हमारी अपनी फौज के खिलाफ लोग उनकी इंस्टॉलेशन पे चढ़ दौड़े हैं, जो कोई भी किसी ने किया है। लेकिन उसका मामला तो ये है कि उससे पहले खुद खान साहब की अपनी वीडियो हैं जो उन्होंने आर्मी के सिटिंग जनरल्स के खिलाफ उन्होंने बातें की हैं, नाम लेके बातें की हैं। जो कुछ हुआ है तो इंक्वायरी के बगैर तो मैं आप उनसे बिल्कुल मुतफिक हूँ कि कंप्लीटली इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने के वर्दी पहनी हुई और अगर वो भी शामिल तफ्तीश हैं तो उनका तो बगैर फौजी अदालतों के, फौजी कोर्ट्स के, और उनका तो उधर ही एक्शन हो सकता है। इसलिए ये अगर कोई बात हुई है कि फौजी अदालतों में भी होगा तो इसमें भी कोई अनहोनी बात नहीं है। खुद जनरल लोधी साहब ने इसको एक्सप्लेन कर दिए। ये देखिए अगर हम ये सिविलियन के मामलात को भी ले जाना चाहे एस्टेब्लिशमेंट आपकी तो ले जा सकते हैं। मैं क्योंकि देखिए फौजी तनसीबात पे हुआ है, फौजी सारे हमारे उनके जना हाउस में हुआ है। हमारे हम देखते हैं कि जो मैं तो जो मेरा जो हमारे जज्बात हैं जिस तरह के, कि आप अंदाजा कीजिए कि मुझे याद है कि 65 की बार में एम आलम ने जो अजीम कारनामा किया, जो 1 मिनट में कई इंडियन तैयारों ने गिरा दी, और उसकी पर्टिकुलरली ऐसी क्या वजह है कि वो हमारी जो खास ऐसे मकामात थे वहां पे ये हमले हो गए। चागी के मकाम पे हो गया, जना हाउस में हो गया। ये चीजें तो आम तो नहीं है, ये तो इससे पहले क्यों नहीं हुआ कोई? ये पर्टिकुलरली हुआ, वो कई बार की लोगों ने किया, क्या हुआ कि क्यों इश्तियाल हुआ? बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसको फौजी अदालतों में, चाहे वो सिविलियन किसी ने किया है या फौजियों ने किया है, इस तहकीकात होना तो देखिए लाजमी होता है। तहकीकात होना तब उसकी प्रॉपर वजूहात होना, लेकिन जो कुछ हुआ अगर करार वाकई सजा नहीं होगी तो ये तो रास्ता खुल जाएगा। फिर ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। और पॉइंट टेकन छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है शेख साहब, ब्रेक के लिए छोटी सी ब्रेक। जनरल साहब ब्रेक से वापस आते हैं, आपका भी इसके ऊपर रिएक्शन लेते हैं। छोटी सी ब्रेक नाज़रीन। जनरल साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे जो कैसे शेख साहब? जी मैं छोटी सी क्लैरिफिकेशन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं करती की बारी आप उनसे कर लें। देखिए ये किसी भी तरीके से रिव्यू तो डिफेंडेबल नहीं है कि किसी जहाज को या किसी टैंक को या किसी फौजी गाड़ी को आग लगाई जाए। ये जो जहाज जलाया गया है वहां पर सरगोदा के चौक में, वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो जहाज नहीं है जो एम आलम ने इस्तेमाल किया था। एम आलम के जेर इस्तेमाल जो जहाज था वो कराची PF के म्यूजियम में, वो तो जनरल साहब जना हाउस में भी इसी तरह का लोग कह रहे हैं कि वो जगह के जहाँ पे ना तो कायद आज़म कभी रहे हैं ना वहाँ पे गए। वो तो बात ही अलग है ना, वो तो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एम आलम का जहाज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन चाहे जो भी जहाज डिस्ट्रॉय हुआ है वो उतना ही घिनौना जुर्म है, चाहे वो MM का जलाया जाता है या वो जलाया। इसमें कोई शक नहीं, अमलाक है उनकी किसी से कोई। जिना हाउस के बाहर आज भी लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ जिना हाउस, वो जिना साहब का नहीं है। हम साफ ज़ाहिर है कि उनके वो पैसे अदा कर दिए गए, वो सब लोग जानते हैं उस बात को। लेकिन फिर भी एक सिंबल है, कायद आज़म का नाम है, आर्मी का वो कोर कमांडर का रेजिडेंस है, उसको किसी भी सूरत में उसका दिफा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेनेटर साहब। इनफैक्ट मखसूस इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना, और कल भी जब तकारीर हुई हैं पार्लिमान के अंदर या बाहर, उन्होंने कहा है कि रास्ते में कई सरकारी इमारतें थी, शायद कई पोलिटिकल पार्टीज के दफातर थे, बट खास टारगेट्स को चुना गया। फिर मुराद सईद साहब की या कुछ और इस तरह की ऑडियो टेप्स के जरिए जो गुफ्तगू सामने आई, उससे कहीं ना कहीं तो लगता है कि खास टारगेट्स को जब आपने हिट किया है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं बताया गया था कि जाना क्या है अगर आपने कुछ करना भी है तो। देखिए मैं जनरल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ये सारी जो चीजें हैं ना, जो इनकी इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं।
ये जो जिना हाउस और ये सारी चीजें ने जिना के पाकिस्तान को लूट कर तबाह कर दिया, इनको जिना हाउस याद आ रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं, उसको नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कोई भी पाकिस्तान की कोई भी चीज ऐसी हो जिसको आप तोड़ेंगे तो वो किसी टैक्स पेयर का पैसा जाया होगा, कहीं जाया होगा, तो वो करना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, यकीनन इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। दफा 144 लगाओ और उसमें राना सनाउल्लाह जैसे इंटीरियर मिनिस्टर हो और सुप्रीम कोर्ट के आगे लोग खड़े हो जाएं, वहां पे स्टेज बन जाए, वहां पे लोग जमा हो जाएं। वो कहते गमला एक भी नहीं टूटा, फिर भी गमला टूटेगा क्यों? राना सनाउल्लाह को कहना था ना कि जरा एक आंसू गैस का वो तोड़ते, फिर मैं देखता कि टूटता है कि नहीं टूटता। राना सनाउल्लाह को कहना था ना कि जरा एक दिन पहले इन लोगों के घरों में छलांगे ऊपर से लोग मार के और फायरिंग करते हुए इनके घरों में जाएं, औरतों को की गाड़ियों के शीशे तरह तोड़े जो निकल रहे हो, तो फिर मैं देखता हूं कि गमला टूटता है कि नहीं टूटता। देखिए, जब हम ये सारी चीजें देखते हैं और उसके बाद जितनी इंपॉर्टेंट आर्मी है, क्या अदलिया इंपॉर्टेंट नहीं है? एक्चुअली अदलिया को देखा जाए तो अदलिया ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्मी का जिक्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके 3 चीजों का जिक्र है। एक जुडिशरी का जिसमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का है, एक पार्लियामेंट का और एक गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव है। बिल्कुल ऐसे, बाकी किसी 3 चीजों का, बाकी चौथी चीज का नहीं। देयर फंक्शनरीज। आपने जाके उसके सामने खड़े होकर किस किस्म के अल्फाज करे। मैं तो कहता हूं कि अगर मैं चीफ जस्टिस की जगह होता, 3 महीने छोड़ो, मैं आज इनके ऊपर एक एक्शन लेकर 6-7 को तो मैं फारग कर देता। देखते उसके बाद क्या होता है। मार देते ना मुझे, मारे, मरना तो मैंने है ही है सही, लेकिन शेर के एक दिन की जिंदगी तो गुजार लेता ना। मैं तो कहता हूं ऑनेस्टली, मैं तो कहता हूं कि लाएं एक इस चीज के ऊपर भी एक फुल कोर्ट लाएं कि इन लोगों ने जो सामने बात की है इस पे फुल कोर्ट लाएं कि इनके ऊपर क्या कोई कंटेम्प्ट लगता है, नहीं लगता। देखिए, मुझे अफसोस है, मैं कैसा शेख साहब बहुत अच्छे इंसान है, मुझे अफसोस है पीपल्स पार्टी के ऊपर। मुझे अफसोस इसलिए पीपल्स पार्टी के ऊपर है कि जो इनके साथ हुआ था 1979 के बाद, आज ये उसी चीज का हिस्सा बन रहे हैं। वो तो ये एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ वही कर रहे हैं जो इनके साथ हुआ था। वो तो कह रहे हैं हम सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की जंग लड़ रहे हैं। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को चुनता कौन है? अवाम। कैसे चुनते हैं? वोट इलेक्शन। पाकिस्तान तहरीक मांग क्या रही है? इलेक्शंस। वो कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से मांग रहे हैं। जब हम अपनी मर्जी से नहीं, क्या आर्टिकल 224 मेरे बाप ने लिखा था? वो किसने बनाया था? इनकी नाना ने और उसी के ससुर ने बनाया ना, जिसके ऊपर ये लोग सारे करते होते हैं अपने कि भाई हम लोगों ने ये किया। भाई तुम लोगों के आबाओ अजदाद ने तो ये बनाया था ना, उसी का तो तुम सत्यानाश मार रहे हो और फिर तुम उसका बहाना लेके ये कर रहे हो। मुझे तो अफसोस पीपल्स पार्टी के ऊपर होता है। देखिए, नून लीग तो चलो मान लिया ज़ियाउल हक की पैदावार थी, इन्होंने तो वो कर ली है जो ज़ियाउल हक ने किया था, लेकिन अफसोस तो होता है मुझे पीपल्स पार्टी के ऊपर। मैं ये पूछना चाहता हूं पीपल्स पार्टी के कारकुनों से, क्या आपकी पार्टी जब जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ऐसे हुआ था, जब आपके ऊपर अल जुल्फिकार का नाम आया था? और मैं बताता हूं, एक ऐसे शख्स की कहानी बताता हूं कि जो आज बहुत बड़ी पोजीशन पर है, उसके ऊपर अल जुल्फिकार थे, उसके वाले साहब के एक दोस्त थे, वो मेरे ख्याल में उस वक्त कोई सेक्रेटरी कोई वो थे, उसके ऊपर ये आया था इंटीरियर के भाई ये पकड़ा गया फाली जगह पे। उसने कहा ये तो मेरे घर में है, तो वहां से कैसे पकड़ा गया? यही काम आज हो रहा है दोबारा। मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा कैसा शेख साहब, इनफैक्ट कैसा शेख साहब, कुछ बातें तो बड़ी दुरुस्त है ना सर। कल के दिन अगर आपने जलसा करना था तो बेहतर था कि दफा 144 के नफाज उठा लेते, ताकि आज ये क्रिटिसिज्म ना आता। और इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बड़ी हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनकी कुछ एक तरह से जो हवाले दिए जा रहे हैं
लेकिन कहा यह जा रहा है कि सर 9 मई को कोई 40 लोग गोलियों से मरे भी हैं, तो सर तहकीकात उनकी भी होनी नहीं चाहिए कि वो किसकी गोली से मरे हैं। 40 जाने गए ना सर, तो हम सिर्फ इस वक्त तो इमारतों को लेकर बैठे हैं, बट जो 40 जाने चलेगी उनका जिक्र कोई नहीं कर रहा, तो कम से कम हुकूमत वक्त को ये भी चाहना चाहिए ना एग्जैक्टली कि इस मुल्क के अंदर आम शहरी सड़कों पे जैसे भी आया लाया गया, बट वो मारे गए, तो सर उनका हिसाब कौन देगा। इससे पहले मॉडल टाउन को लेकर आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि वहां पे आपकी हुकूमत थी, 17 लोग मारे गए, आज तक कातलों का पता नहीं है सर। जी बात ये है, वो पहला तो मैं वो सही कर दूं कि जनरल साहब ने कहा कि वो नहीं है त्यारा, वो ठीक है, अच्छा हो गया, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मैंने जो पेपर्स में देखा है वो ये है कि हलवाड़ा के जो वहाँ पे उनको तबाह किया गया ना, वहाँ पे कंफ्यूजन कल से दूर हो चुकी है, वो त्यारा शायद वो था जो हलवाड़ा को जिसने तबाह किया वहाँ पे। वो भी हो सकता है, मुझे क्लियर पता हो कि नहीं, मेरे जहाँ तक मेरा नॉलेज है। दूसरी बात ये है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, मुझे तो अपने लर्नर्ड दोस्त पे अभी देखिए इतना बड़ा वाक्य हो गया, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं तो नहीं डिफेंड कर रहा। अगर कोई अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पे हुआ, हम सब सीनियर एलिमेंट जब तक समझेंगे नहीं, एक दूसरे को जज्बात ही दिलाते नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, मैं ड्रॉ करते हैं, कहते ज़ेबर चौधरी को कोर्ट का नोटिस कर दिया, मुकदमा भुगत रहे खान साहब, और कल जो तकरीर हुई है मौलाना साहब कह रहे हैं कि आपसे हमारा थोड़ा भारी है, फिर आपको छुपने की जगह कहीं नहीं मिलेगी सर। तो लगता नहीं है कि ये भी धमकी के ज़ुमरे में बाहर आता ही है। वो शायद अपने वजन की बात कर रहे होंगे। मेरी अगर बात बात तो ये हो रही है कि पहले क्या वाकया हुआ और क्यों हुआ। वो देखिए ना, ये बिल्कुल ये जो हुआ उसका रिएक्शन हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं तो डिफेंड भी नहीं कर रहा, मैं तो ये कह, लेकिन ये अगर वाकयात को हम करते रहेंगे, जिस तरह का खान साहब ने खुल्लम खुल्ला कहा, एक आर्मी के जनरल का नाम लेके कहा है और अभी भी आर्मी चीफ को कहा है, देखिए ये हमारे पूरे डिफेंस का मामला है। हम क्या कर रहे हैं अब दुनिया में, मुझे तो आप सब बैठे कोई भी बता देना किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी अपोजिशन लीडर ने किस तरह अपने आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह बात की है, खुल्लम खुल्ला सिटिंग आर्मी। अगर की है तो मैं उसको भी एक्सपोज कर लूंगा। बात ये है कि इतना उन्होंने, अभी मेरे लर्नेड दोस्त ने एक लफ्ज भी उसके बारे में नहीं कहा जो कुछ हुआ है, तो उसका कोई मजम्मत की जाए। वो तो ये कह रहे हैं कि आपने क्यों सुप्रीम, मैं कहता हूँ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में आप क्योंकि ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो लंदन में बैठ साहब ने बाजो साहब के मुतालिक कहा था वो गलत किया, वो गलत नहीं। आप बैठ रहे हैं, आप मेरे से वे फॉरवर्ड बात करें जी, वे फॉरवर्ड आप मेरे से पूछ, हाँ वे फॉरवर्ड मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए था। देखिए ये जब तक हम सब मिलके अगर और जज्बात ही दिलाते रहेंगे तो फिर मामला, आपका मुल्क तो तबाह बर्बाद हो रहा है। हम करते रहे एक दूसरे के मुखालफत करते, कोई लोग तो होने चाहिए जो सच की बात करें, जो सुलह सफाई की बात करें। आप जैसे लोग सर, आप जैसे लोग आ गए, छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जाए शेख साहब, मैं वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जनरल साहब, इनफैक्ट अगर ये जो सूरत हाल है कशीदगी की, अगर ये प्रिवेल करती है कुछ ज्यादा अरसे के लिए, तो आपको क्या लगता है कि मिलिट्री क़यादत कैसे बिहेव करेगी जो उसे करना चाहिए? क्योंकि बहरहाल एक वहाँ से एक गुजारिश, एडवाइस या तजवीज़ तो आई है कि स्टेक होल्डर्स मिल बैठे और सिचुएशन को काम डाउन करें। क्या कहेंगे सर? जी मुझे अगर इजाजत दें तो मैं ये बताऊंगा कि सबको क्या करना चाहिए, सिर्फ फौज को नहीं। क्योंकि देखिए जो स्टेक होल्डर है सारी सिचुएशन में वो 5 हैं। एक पीटीआई है, एक पीडीएम है, एक फौज है, और इन तीनों के आपस में बड़े गहरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किसी न किसी चाहे कोई माने या न माने। 2 और बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, पाकिस्तानी अवाम स्टेक होल्डर हैं जिसकी कोई पूछगछ ही नहीं है, और जो हमारे दुश्मन एजेंसीज हैं जो इसमें आग पर तेल छिड़क रही है वो स्टेक होल्डर है। वो किसी सूरत में नहीं चाहेंगी कि मसला किसी तरीके से भी हल हो। अब मेरे नजर में हल ये है, मैं पॉइंट वाइज 2-3 बता देता हूँ आपको। पीटीआई को चाहिए कि एक ही दिन इंतखाबात वाले प्रिंसिपल को मान ले, क्योंकि अगर अलग अलग इंतखाबात उसके प्रॉब्लम होते हैं तो बस इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। पीटीआई के चेयरमैन को साहब को चाहिए, साहब जरा कि मैं हालांकि पीटीआई का हामी हूँ, उनको चाहिए कि ये जो फिंगर पॉइंटिंग है और ये जो कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि जी ये एजेंसीज का काम है, हमारी एजेंसीज का काम है और फलाने अफसर ने ये किया है, इसके लिए तहकीकात की बात करें बजाय नाम लेने के। ये तो सिर्फ 2 मेरी सलाह है उनसे। जो पीडीएम है, मेहरबानी करके लीडरशिप की पकड़ दकड़ और ये प्रोसिक्यूशन बंद करे। अकल के अंधों को भी पता है कि 143, 145 FIR किसी शख्स पे नहीं कर सकती 2-3 महीने के अंदर अंदर।
सही। तो वो ये, और लीडरशिप अगर अंदर होगी तो फिर लोग जो है वो फिर आपको पता है किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। लीडरशिप को रिहा करें, प्रोसिक्यूशन खत्म सही। करें एक दिन के ऊपर, और बेशक मोहतरम नवाज शरीफ साहब को ले आए पैरोल के ऊपर, जैसे भी कर रहा है, और भी काम करे ताकि और लेवल लोग प्लेइंग काम फील्ड मिले। इनफैक्ट पॉइंट टेकन जी। मैं शेख साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, अब आपकी स्ट्रेटेजी राना सनाउल्लाह साहब पकड़ धकड़ से चलाते रहेंगे, और जो दो महाज आपने खोले हैं, एक अदले के खिलाफ, दूसरा खान साहब के खिलाफ, या प्लान बी भी है जिसमें एंगेजमेंट है, गुफ्तगू के जरिए मामला को हल करना है सर? और अब तो आपने एक तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी पास कर लिया है। जी देखिए, बात यह है कि कभी भी सियासी जमातों में मुफाहमत या डिस्कशन के अलावा कोई और हल ही नहीं। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी जमातें हैं, मैं जनरल साहब की बातों से, ज्यादातर बातों से मुतफिक हूँ। देखिए, हमारा मकसद क्या है कि एक ऐसे इलेक्शन जिसको शफाफ हो, जिनको सब माने। अब देखिए ना, ये इलेक्शन बार बार नहीं हो सकते। कुछ बात को समझना पड़ेगा कि जो इकानमी की हमारी सूरत हाल है, सिर्फ ये आइन की बात बार बार कर रहे हैं 90 डेज। मुझे ये बताइए कि क्या पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन पीटीआई के दौर में हुए? क्या वो आईनी नहीं था? क्या केपीके में जो इलेक्शन है वो आईनी नहीं है? ये दुरुस्त बात है कि आइन के ऊपर अमल होना चाहिए, और ये आईनी है 90 डेज। लेकिन ये हालात को भी तो मद्देनजर पॉलिटिशियन रखता है ना। ये तो नहीं कि लकीर हमारा मतलब क्या है, फिर हम क्या तब्दीली हमें लास्ट मिनट सर, हालात को देखो सर, कुछ थोड़ा सा आप इस मुल्क की लार्जेस्ट पार्टी है तहरीक इंसाफ सर, जिम्मेदारी आप पे ज्यादा बनती है सर। देखिए, मैंने कल भी कहा था, आप वे फॉरवर्ड की बात करते ना, तो मैंने कल भी आप लोगों के एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ख्वाजा गुलाम फरीद का एक खत था जो उन्होंने सादिक नवाब बालपुर के नाम लिखा था। उन्होंने कहा था, सादिक जेर बन जबर ना बन। ठीक है, यही मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन ताकतवर हल्केदारों को कहना चाहता हूं कि आप जेर बने, जबर ना बने। एक बार। नंबर 2, 2 वाकयात हुए 14 मई को, 2 होने थे। टर्की में इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान में होना था। टर्की में 2 महीने या 2.5 महीने पहले कितना सख्त जलजला आया, उन्होंने अपना इलेक्शन कर लिया। पाकिस्तान ने अपना इलेक्शन किया नहीं किया। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं। अगर आपने आगे जाना है, आपने इलेक्शन करवाने। इलेक्शन कब करवाने? 8 अक्टूबर और 14 मई के दरमियान में कहीं करवा ले। किधर करवा ले? 1 जून को खत्म करें, 30 से 90 दिन के अंदर अंदर करे। 27, 28, 29, 30, 31 अगस्त को करा ले। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, सारे इसमें सारे विन विन सिचुएशन है। अगर आप ये नहीं कर सकते, आपकी अना की वजह से ये मुल्क तबाह रहा है, और ये सब कुछ मेरे लिहाज से राना मेहमानों के शुक्रिया के साथ आज का शो खत्म करते, कल फिर मुलाकात होगी। तब खुदा हाफिज।